This press briefing by the Health Ministry on COVID-related issues and the situation in the country. To brief us on the latest, we have with us Director General ICMR, Dr. Balram Bhargav ji, Joint Secretary, Ministry of Health, Shri Love Agarwal ji. First, Shri Love Agarwal ji will make a presentation, followed by another presentation by Dr. Balram Bhargav ji. After that, we will take a few questions. Shri Love Agarwal ji. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। अगर हम देखें तो हमारे देश में कंटिन्यूड बेसिस पर लास्ट 15 दिनों से एक्टिव केसेस में एक डिक्रीज नोट किया जा रहा है। 3 मई को जहां देश में एक्टिव केसेस 17.13% थे, वह घटते घटते अब 12.1% रह गए हैं। इसी तरह से रिकवरीज में भी एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट किया जा रहा है। 3 मई में जैसे 81.7% केसेस रिकवर्ड केसेस की दृष्टि में आते थे, वह अब बढ़ते हुए 86.7% हो चुका है। पिछले 10 दिनों में अगर हम डेटा का आकलन करें तो पाते हैं कि एक्टिव केसेस जो है वो रिकवर्ड केसेस आर मोर देन द एक्टिव केसेस इन 9 आउट ऑफ 10 डेज, जो कि एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। आज भी हम देखें तो पाते हैं कि हमारे एक्टिव केसेस 69% के करीब एक्टिव केसेस अभी केवल 8 स्टेट्स में लिमिटेड हैं और 21 स्टेट्स देश में ऐसी हैं जहां पर की रिकवरी डेली रिपोर्ट होने वाले केसेस से अधिक है। 13 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज़्यादा रिकवरी भी नोट की गई हैं। इसी तरह से अगर हम डेली केसेस और डेथ को फर्दर एनालाइज करें तो पाते हैं कि जहां 7 मई को देश में 4 लाख से अधिक यानी कि 4,14,000 के करीब डेली न्यू केसेस रिपोर्ट हुए थे, वह पिछले 13 दिनों से घटते हुए 3,62,000 से 3,48,000, 43, 2,81,000 और अब पिछले 24 घंटे में 2,76,000 केसेस के करीब देश में नोट किए गए हैं। इसमें से 77% केसेस, अधिकतम जो केसेस हैं वह 10 स्टेट्स में पाए जा रहे हैं। 7 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने 10,000 से अधिक डेली न्यू केसेस रिपोर्ट की हैं। 9 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें डेली केसेस 5,000 से 10,000 के बीच में आते हैं। 8 स्टेट्स ऐसी हैं जहां 1,000 से 5,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 12 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 1,000 से भी कम केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। डेथ का डेटा भी हम लोग आपके सामने रखा है, उसमें भी एक कमी नोट की जा रही है। जरूरी है कि फील्ड पर क्लिनिकल मैनेजमेंट और कंटेनमेंट के एफर्ट्स सुचारू रूप से चलते रहें ताकि हम हर प्रिवेंटेबल डेथ को रोक सकें। आज भी हम देखें तो पाते हैं कि 50% जो हमारी पिछले 24 घंटे की डेथ रिपोर्ट हुई है वह मुख्यतः 5 स्टेट महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, यूपी और दिल्ली स्टेट्स में नोट की गई हैं। एक और विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जैसे कि फरवरी के माह में हमने जब केसेस का एक बढ़ोतरी देखी, उस समय से बढ़ाते बढ़ाते हम लोग अपनी टेस्टिंग को भी उसी संख्या में बढ़ाते रहे और अब हमने पिछले अगर एक हफ्ते में देखें तो 1,30,00,000 के करीब टेस्ट भी देश में किए गए हैं, यानी कि टेस्टिंग की गति करीब 2.3 टाइम्स हमने पिछले 12 हफ्तों में बढ़ाई है। इसी के साथ ही एफर्ट्स फील्ड पर कंटेनमेंट पर जो हमारे बने रहे, जो स्टेट्स ने कोऑर्डिनेशन किया, जो जिला लेवल पर कंटेनमेंट एक्टिविटीज और स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई, उसके तहत एक स्थाई पर जहां पर हमारी 2% केस पॉजिटिविटी थी, वह बढ़ते बढ़ते 18.4, 20.7, 21.5 और 20.6 जो केस पॉजिटिविटी पहुंची थी, पिछले 2 हफ्तों में हमने उसमें भी एक कमी होते हुए देखा है और वीकली बेसिस पर देश में केस पॉजिटिविटी अब घटते घटते 15.2% रह गई है। यहाँ एक विषय मेरे सीनियर कुलीग और डिटेल में हम लोगों को गाइड करेंगे। एक विषय मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि अब तक देश में करीब 32 करोड़ से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। हाईएस्ट सिंगल एवर टेस्ट डन 20 लाख से अधिक पिछले 2 दिनों में किए हैं और पिछले 24 घंटों में 20,55,000 टेस्ट देश में हुए हैं। देश की पॉजिटिविटी पिछले 10 दिनों से 20% से कम नोट की जा रही है और लोएस्ट पॉजिटिविटी रेट करीब 1 महीने बाद 13.31 देश में कल नोट किया गया। इसी के साथ ही अगर हम एक्टिव केसेस की एनालिसिस करें तो पाते हैं कि देश में 8 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। यदि आप लोगों को स्मरण होगा कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया था कि ऐसी देश में 11 स्टेट्स थी
जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस थे, वह घटकर अब 8 स्टेट्स रह गई हैं। 9 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 50,000 से 1 लाख के करीब एक्टिव केसेस हैं और 19 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 50,000 से कम संख्या में एक्टिव केसेस पाए जा रहे हैं। मुख्यतः इसमें एक जो हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, एक मुख्य विषय यह है कि 6 स्टेट्स ऐसी जो कि एक मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ एक्टिव केसेस देश में थी, विच इज द इम्प्लीकेशन कि हमारे हेल्थ सिस्टम्स पर कितना स्ट्रेन है, उसमें मुख्यतः कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में केसेस में एक एक्टिव केसेस में कमी नोट की जा रही है। जैसे कि गुजरात ने अपने लोएस्ट केस 11 अप्रैल के बाद कल नोट किए गए। उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से 8 अप्रैल के बाद लोएस्ट केसेस कल नोट किए गए और दिल्ली ने 5 अप्रैल के बाद लोएस्ट केसेस कल रिपोर्ट किए। यहाँ अगर आप इसमें ट्रेंड ऑन पिछले 15 दिनों का ट्रेंड भी एनालाइज करें तो पाते हैं कि कर्नाटक में भी अभी डे ऑन डे बेसिस पर केसेस में एक कमी दिखाई जा रही है। महाराष्ट्र में पिछले 12-13 दिनों से केसेस में एक कमी दिख रही थी। केरला में भी अब कमी दिखनी शुरू हुई है। लेकिन तमिलनाडु एक स्टेट ऐसी है जहां पर अभी भी हमें डे ऑन डे बेसिस पर केसेस में ग्रोथ रेट दिखाई दे रही है। उसके अलावा अगर आप देखें तो पाते हैं कि आंध्र प्रदेश में भी कमी आनी शुरू हुई है, राजस्थान में भी कमी आनी शुरू हुई है, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी डे ऑन डे बेसिस पर एक्टिव केसेस में कमी नोट की जा रही है। हालांकि यह डिस्कशन बहुत जरूरी है, यह समझना बहुत जरूरी है कि इन्फेक्शियस डिजीज के मैनेजमेंट में एक दिन का भी रिलैक्सेशन, एक दिन भी जो हमारा एफर्ट है, अगर उसमें हम ढिलाई बरतते हैं तो केसेस फिर से बढ़ सकते हैं। तो जरूरी है कि जिन स्टेट्स में कमी आ रही है वह कंटिन्यूड बेसिस पर उस पर एफर्ट करते रहें। जिन स्टेज में कमी नहीं आ रही है वहां और एडिशनल एफर्ट्स किए जाएं। अगर हम देश में एक पॉजिटिविटी के एनालिसिस करें तो पाते हैं कि 7 स्टेट्स देश में ऐसी हैं जहां पर कि 25% से अधिक केस पॉजिटिविटी पाई जा रही है और इसी तरीके से 9 स्टेट्स ऐसी है जहां पर कि 20 से 25% के बीच में केस पॉजिटिविटी पाई जा रही है। 22 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 15% से अधिक पॉजिटिविटी है। 5 से 15% 13 स्टेट्स हैं और लेस देन 5% में एक स्टेट पाई जा रही है। पॉजिटिव विषय यहाँ पर जो हम लोग आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे वह यह है कि 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर कि पिछले वीक के कंपैरिजन में केस पॉजिटिविटी में डिक्रीज नोट किया जा रहा है। कंट्री की ओवरऑल पॉजिटिविटी में कमी नोट की जा रही है। 9 स्टेट्स आउट ऑफ 10 वह स्टेट जहां पर कि हमारे एक्टिव केसेस ज्यादा आ रहे हैं वहां पर भी वीकली बेसिस पर पॉजिटिविटी में डिक्रीज नोट किया जा रहा है। हरियाणा में जैसे हम आप लोगों को बताना चाहेंगे 31.3% से घटकर अब 18% केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है वीकली पॉजिटिविटी। दिल्ली में इसी तरह 21.9 से 10.2%, मध्य प्रदेश में 22 से 12.4%, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात में वीकली पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच में पाई जा रही है। उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में 5% से कम पाई जा रही है। लेकिन हमारा उसके साथ ही एक कंसर्न का इशू यह भी है कि कुछ स्टेट्स में अभी भी केस पॉजिटिविटी 25% से जैसे अधिक है, जैसे कि कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, गोवा, पुडुचेरी, जहां पर कि हमें और अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्रांत में जितने प्रदेश है वहां पर भी एक इंक्रीज इन केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। एक पॉजिटिव विषय और हम आप लोगों की दृष्टि में यह लाना चाहेंगे कि जहां एक स्थाई पर 28 अप्रैल से 4 मई वाले सप्ताह में 531 ऐसे जिले थे जहां पर कि प्रति रोज की बेसिस पर 100 से अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, वह घटते घटते अब केवल 430 जिले रह गए हैं। जरूरी है कि इन जिलों में भी जो हमारा शुरू से एक अप्रोच रही है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे हम स्टेट के साथ, जिला के साथ, हर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर और कैसे कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर कर कंटेनमेंट पर काम करें, वह उसी तरह से सुचारू रूप से चलाए रखने की आवश्यकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर कि केस पॉजिटिविटी में एक डिक्रीज, जो इंक्रीज इन केस पॉजिटिविटी जो था डिक्रीज इन केस पॉजिटिविटी अब नोट किया जा रहा है, तो वह अगर 29 अप्रैल से 5 मई में 210 जिले थे, अब वह बढ़ते बढ़ते 303 जिले पिछले हफ्ते में नोट किए जा रहे हैं। जरूरी है कि कंटेनमेंट एफर्ट्स इन जिलों में और बाकी जिलों में उसी तरीके से चलते रहें ताकि हम फर्दर डिक्रीज इन केस पॉजिटिविटी को नोट कर सकें। केस पॉजिटिविटी जैसे हम इससे पहले भी आपको बताते रहे इज एन इंडिकेशन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो अगर हमें इन्फेक्शन को रोकना है,
हमें बेस पर काम करना है, हमारे रूट कॉज पर काम करना है, तो जरूरी है कि हम इन्फेक्शन को फैलने से रोकें, ताकि हम उसके बावजूद भी अगर कोई केस पॉजिटिव आए तो हम उसको मॉनिटर कर सकें। WHO की गाइडलाइन क्लियरली इंडिकेट करती है कि 5% से अधिक केस पॉजिटिविटी शुड बी ए कॉज ऑफ कंसर्न, जिसके तहत हमने जिलों से, स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि वह कंटिन्यूड बेसिस पर जहां पर भी अधिक केस पॉजिटिविटी हो उस पर कार्य करें। इसी तरीके से हम देखें कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, 10 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि देश में अभी केसेस में भी कमी, साथ ही पॉजिटिविटी में भी कमी नोट की जा रही है, जो कि एक हमारे लिए हर्ष का विषय है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र, राजस्थान, खासकर उत्तर प्रदेश। जैसे आप देखें कि 4 हफ्ते पहले 16.8% केस पॉजिटिविटी घटते घटते 4.8% रह गई है। उसी तरीके से हरियाणा, जहां हम एक कंसर्न आपको हाईलाइट करना चाहेंगे, एक स्थाई पर 39.2% से 18% केस पॉजिटिविटी डिक्रीज हुई है, लेकिन केसेस में अभी उस स्तर से कमी आने की आवश्यकता है, यानी कि कंटेनमेंट पर बल हमारा बना रहे। इसी तरह गुजरात में केसेस में और पॉजिटिविटी में एक कमी नोट की जा रही है। छत्तीसगढ़ में हम देखें तो 32.8% से घटते घटते वह 9.5% रह गई है, और उसी स्थाई से केसेस में भी हम एक डिक्रीज नोट कर रहे हैं। ये एफर्ट कंटिन्यूड बेसिस पर बनाए रखने की आवश्यकता है। इसी तरीके से बिहार में डिक्रीज इन केस पॉजिटिविटी केसेस, मध्य प्रदेश में भी अगर हम देखें 33% से घटते घटते केस पॉजिटिविटी अब 12.4% रह गई है। दिल्ली में इसी स्थाई से 35.2% से घटकर 10.2%, और दूसरे स्थाई पर केसेस में भी एक कमी नोट की जा रही है। ये कंटिन्यूड एफर्ट्स हैं। एक दिन का भी रिलैक्सेशन, एक दिन की भी ढिलाई, हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि फिर से हम एक केसेस में इंक्रीज नोट कर सकते हैं, पॉजिटिविटी में इंक्रीज नोट कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि दीज सिग्नल शुड बी टेकन एज एन इंडिकेशन कि हमारे एफर्ट्स सही डायरेक्शन में है और उनको और अच्छे तरीके से किया जाए। कॉज ऑफ कंसर्न ऐसा भी है कि कुछ स्टेट्स में केसेस में भी बढ़ोतरी नोट की जा रही है, और केस पॉजिटिविटी में पिछले 3 हफ्तों से इंक्रीज नोट किया जा रहा है। ऐसी 7 स्टेट हम आप लोगों के सामने दिखाना चाहेंगे। मुख्यतः तमिलनाडु, जिसमें 16% से बढ़ते बढ़ते केस पॉजिटिविटी 24% के करीब हो गई है, और साथ ही एक रेगुलर बेसिस पर केसेस में इंक्रीज नोट किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर कंटेनमेंट को और सुदृढ़ तरीके से चलाने की आवश्यकता है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट की हमारी जितनी स्टेट्स हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम, वहाँ पर भी हम देखें तो पाते हैं कि एक स्थाई पर केस इन्फेक्शन स्प्रेड ज़्यादा दिखाई देता है, दूसरे स्थाई पर केसेस भी बढ़ते दिख रहे हैं, तो वहाँ पर भी स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स की उतनी ही आवश्यकता है। अगर हम देखें कि ऐसे कौन से स्टेट वाइज कितने ऐसे जिले हैं जहाँ पर कि केसेस में डिक्रीज पिछले 2 हफ्तों से नोट किया जा रहा है, तो हम देखें तो पाते हैं कि जैसे बिहार में 38 में से 21 जिलों में पिछले 2 हफ्तों से केस में डिक्रीज नोट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 13 आउट ऑफ 28 जिलों में केस डिक्रीज नोट किया जा रहा है। कई स्टेट्स ऐसी है जहां पर यह डिक्रीज नोट किया जा रहा है, जो हमने आपके सामने रखा है। इसमें मुख्यतः जरूरी है कि कई ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ज्यादा है, लेकिन डिक्रीज इन केसेस अभी भी कुछ लिमिटेड जिलों में नोट किया जा रहा है। कंसिस्टेंट एफर्ट्स इन इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट इज वेरी क्रिटिकल। इसलिए जरूरी है कि सारे जिलों में उसी स्थाई से प्रयत्न किए जाएं, ताकि हम हर जिले में एक केस में डिक्रीज को नोट कर सकें। इसी के साथ ही ऐसे भी कुछ जिले हैं जहां पर कि डिक्रीज इन केसेस तो हो रहे हैं, लेकिन केस पॉजिटिविटी में पिछले 3 हफ्तों से हम एक बढ़ोतरी नोट कर रहे हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, देश में ऐसे 89 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कि डिक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है, जहां अधिक केस आते हैं, और 123 ऐसे जिले हैं जहां पर डिक्रीजिंग ट्रेंड इन पॉजिटिविटी भी नोट किया जा रहा है, जिसमें से कुछ जिले जिसमें कि केसेस और पॉजिटिविटी दोनों ही कम होती दिखाई दे रही हैं, हम आपकी दृष्टि में ला रहे हैं। जैसे इसमें मुख्यतः देखें तो हम देखते हैं कि पुणे में 29% केस पॉजिटिविटी घटते घटते अब 17.6% रह गई है, और उसी के साथ ही केसेस में डिक्रीज आ रहा है। सिमिलरली थाने में अगर देखें तो 22 से घटते घटते 9.4% केस पॉजिटिविटी है, और साथ ही केसेस में 32,000 से घटते घटते केसेस वीकली बेसिस पर 12,000 रह गए हैं। नागपुर, इंदौर, इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जरूरी है कि ये एफर्ट्स कंटिन्यूड बेसिस पर बने रहें। कॉज ऑफ कंसर्न फिर भी हमारे सामने एग्जिस्ट करता है। ओवरऑल अगर हम देश को एक सेग्रीगेटेड वे में देखें तो कुछ पर्टिकुलर जोन्स में हम पाते हैं कि अभी भी केसेस में भी इंक्रीज और पॉजिटिविटी में भी इंक्रीज पिछले 3 हफ्तों में नोट किया जा रहा है, जिसमें 194 ऐसे जिले हैं देश में जहां पर एक तो केसेस में मार्जिनल इंक्रीज नोट किया जा रहा है, कुछ में ज़्यादा भी नोट किया जा रहा है,
और 121 ऐसे जिले हैं जहां पर इंक्रीज इन पॉजिटिविटी 2 मार्जिनल और हाइयर इज गेटिंग नोटेड, जिसमें मुख्यतः हम आप लोगों के सामने दिखाना चाहेंगे, जैसे मल्लापुरम, ईस्ट गोदावरी, कोयम्बटूर, कोल्लम, अनंतपुर, चेंगलपट्टू, बेलागावी और तिरुचिरापल्ली। इसमें मुख्यतः अगर हम देखें तो कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर शार्प राइज इन केसेस एज वेल एज शार्प राइज इन पॉजिटिविटी भी नोट किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर कोयम्बटूर जिला देखें तो 11.5% केस पॉजिटिविटी बढ़ते बढ़ते अब 39.9% नोट की जा रही है, और साथ ही उसी स्पीड से वहाँ केसेस की एक बढ़त भी दिख रही है। तो जरूरी है कि वहाँ पर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर इंटेंसिव एक्शन इन टर्म्स ऑफ लोकल कंटेनमेंट किया जाए। इन कॉन्सोनेंस विद आर वर्किंग विद स्टेट्स टू मैनेज कोविड-19, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले करीब 10 स्टेट्स और कुछ जिलों के डीएम अधिकारियों से बात की थी। उसी के तहत आज भी उन्होंने 11 स्टेट्स के 60 से अधिक जिलों के अधिकारियों से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स के प्रेजेंस में बात की। उन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को मुख्यतः रिक्वेस्ट की कि हमारे जो भी एफर्ट्स हों वह संवेदनशीलता और हौसले के साथ हम फील्ड पर करते रहें। उन्होंने एक स्थाई पर सारे जिला अधिकारियों को कहा कि आप 1 साल 4 महीने से यह लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, तो हमें कंटिन्यूड बेसिस पर इस पर काम करने की जरूरत है। जरूरत यह है कि हम कैसे कम्युनिटी के साथ एंगेज करें, कैसे जो आशंका, पैनिक, मिस इन्फॉर्मेशन फील्ड में है उसको हम आत्मविश्वास थे कि हम उसको लड़ सकते हैं, वह कम्युनिकेशन, वह एक पैराडाइम हम क्रिएट करें, वह एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, वर्किंग इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट, वर्किंग इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हम सारे केसेस को मैनेज कर सकें। उन्होंने यह भी एक रिक्वेस्ट की है जिला अधिकारियों से कि जैसे कि अब केसेस कुछ ग्रामीण प्रांतों में 2 टियर और 3 टियर टाउन्स में पाए जा रहे हैं, तो जरूरी है कि हमारे पुराने अप्रोच के थ्रू, जिसमें कि हम कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, हमारे एनजीओज, उनके साथ मिलते हुए हर गांव में मेरा गांव कोरोना मुक्त है एक मिशन मोड अप्रोच की जाए, ताकि वहां पर हमारा फोकस रहे, हम वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग, कंटेनमेंट और वर्किंग विद कम्युनिटी को उसी तरह से चलाते रहें। उन्होंने यह भी कहा है कि जरूरी है कि एक एक वैक्सीन की वेस्टेज को रोका जाए। उनका मत था कि एक वैक्सीन की वेस्टेज का मतलब हमने किसी एक आदमी को, जिसको हम एक सुरक्षा कवच वैक्सीन के रूप में दे सकते थे, हम उससे उसको वंचित कर रहे हैं। तो जरूरी है कि एक एक वैक्सीन भी, कोई भी एक ड्रॉप भी वेस्ट ना हो, उसके तहत हर जिले में, हर स्टेट पर उस पर कार्य किया जाए। साथ ही जरूरी है कि जब कुछ प्रांतों में आइदर रेस्ट्रिक्शंस और अदरवाइज जब ये सारे कार्य चल रहे हैं कंटेनमेंट के, तो जरूरी है कि कैसे इसेंशियल कमोडिटीज और गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम ट्रांसपेरेंट पद्धति से सुचारू रूप से चलती रहें। इसी के साथ ही हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन ने बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है, कुछ नई गाइडलाइंस कि अगर किस किस प्रांतों में किस किस समय पे हमें वैक्सीनेशन नहीं लेनी चाहिए। यह विषय इसलिए बताना जरूरी है कि कई बार कुछ लोग हमारे से ही डायरेक्टली अप्रोच करते हैं कि मैं पॉजिटिव हो गया, मुझे कब वैक्सीन लेनी है। तो इसको साइंटिफिक दृष्टि से बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग एविडेंस इसको एनालाइज किया गया, तो जिसमें कुछ मुख्य विषय हम आपके द्वारा सबको बताना चाहेंगे। मुख्यतः जिसमें यह है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव से इलनेस आपकी हुई और आप रिकवर हो गए, तो आपको 3 महीने तक रिकवरी के बाद वैक्सीन आप डेफर कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू कभी ट्रीट किया गया हो, तो भी आप डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल से 3 महीने तक आप वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही अगर आपको फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लगी हो, लेकिन उसके बाद सेकेंड डोज लगने से पहले आप इन्फेक्ट हो गए हों, तो भी आप क्लिनिकल रिकवरी के 3 महीने तक आपको वैक्सीन लेने की सेकेंड डोज की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही अगर आप किसी भी जनरल इलनेस के कारण हॉस्पिटल में या आईसीयू में रहे हैं, तो भी आप वहां से रिकवरी होने के बाद 4 से 8 हफ्ते रुक सकते हैं वैक्सीन लेने के लिए। इसी के साथ ही यह भी बताया गया है कि या तो आपने वैक्सीन ली हो या आरटीपीसीआर नेगेटिव हुए पॉजिटिव होने के बाद, उसके बाद आप उसके 14 दिनों के बाद आप चाहें तो ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। वैक्सीन जो है वह लैक्टेटिंग वीमेन के लिए सेफ है। और साथ ही ये भी बताया गया है, क्योंकि कई स्थाई पर हमने पाया कि लोग वैक्सीन देने से पहले रैट टेस्टिंग एक इंसिस्ट करते हैं या सोचते हैं, तो उसको भी बताया गया कि कोई रैट टेस्टिंग की जरूरत नहीं है वैक्सीनेशन लेने से पहले। वैक्सीन की ओवरऑल परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे
कि देश में करीब 18 करोड़ के करीब वैक्सीन फ्री डिलीवरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्टेट्स को देकर हम लोगों में डोजेस के रूप में अब तक दी जा चुकी हैं। इसी तरीके से 18 से 44 एज ग्रुप में 70 लाख के करीब वैक्सीन अब फील्ड में उस एज ग्रुप को दी जा चुकी हैं। कंटेनमेंट एक बहुत मुख्य विषय है। हम आप लोगों के सामने दुर्ग, जो कि एक टीयर 2 या टीयर 3 टाउन के रूप में हम बता सकते हैं, वहां पर जब हमने देखा कि केसेस एक गति से बढ़ते जा रहे थे, तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कंटेनमेंट पर एफर्ट किया, उसके सुफलितल के रूप में हम देखते हैं कि आज वहां पर केसेस कम होने शुरू हुए हैं। जहां वहां पर करीब 8 मार्च के समय केस पॉजिटिविटी 3.8% से सडनली बढ़कर 28% के करीब नोट की गई, जो बढ़ते बढ़ते 57% और 62% तक पहुंच गई। उस पर जब स्टेट लेवल पर उन्होंने स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट मेजर्स लगाए अप्रैल 6 से और उनको कंटिन्यूड बेसिस पर लगाते रहे, तो कंटेनमेंट एफर्ट शुरू करने के कुछ दिनों में, क्योंकि ऑलरेडी इन्फेक्शन स्प्रेड फैला हुआ था, उसको एक पीक तक पहुंचा। उसके बाद 2200 केसेस से घटते घटते अब बिकॉज वहां पर कंटेनमेंट एफर्ट सुचारू रूप से चल रहे हैं, तो वह घटते घटते 200 केसेस पर डे के रूप में रिपोर्ट होने लगा है। जरूरी है, इससे पहले भी हमने इस बारे में चर्चा की है कि उन प्रांतों में जहां पर भी केस पॉजिटिविटी ज्यादा है, वहां पर स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट मेजर्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस लिए जाएं। इससे पिछले बार भी हमने एक विषय पर डिस्कस किया था, वह था कि अब केसेस रूरल और टीयर 2 और टीयर 3 टाउन्स में आ रहे हैं। हमने उसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। मैं शॉर्ट में फिर से रीइटरेट करना चाहूंगा, हाईलाइट करना चाहूंगा, सबमिट करना चाहूंगा कि आज ग्रामीण प्रांतों में, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिला कलेक्टर से बात करते हुए कहा कि एक स्थाई पर पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज, दूसरे स्थाई पर क्लिनिकल मैनेजमेंट पर हमारा फोकस बना रहे। पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज में हम क्या कार्य करना चाहेंगे, वह है कि सर्वेलेंस चलती रहे, स्क्रीनिंग चलती रहे, सस्पेक्ट केसेस को आइसोलेट करते रहें या उनको पॉजिटिव केस को उसको रेफरल की पद्धति बनाते रहें। दूसरे स्थाई पर जो होम आइसोलेशन में उनको मॉनिटर करें। क्लिनिकल मैनेजमेंट में जरूरी है कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर केसेस को मैनेज करने के लिए चाहे हम कोविड केयर सेंटर बनाएं, जो कि हम कम्युनिटी हॉल या स्कूल में बना सकते हैं, या हम पीएससी, सीएससी या सब डिवीजन लेवल पर इंक्लूडिंग प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज पर मॉडरेट केसेस को मैनेज करने के लिए ऑक्सीजन बेड बनाएं, और साथ ही सीवियर केसेस को मैनेज करने के लिए चाहे डिस्ट्रिक्ट स्थायी हो, सब डिस्ट्रिक्ट स्थायी हो या ब्लॉक लेवल पर या किसी उचित प्राइवेट हॉस्पिटल में हम आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर की का भी ऑर्गेनाइजेशन करें। इसके बारे में साथ में हमने यह भी कहा है कि जरूरी है कि हम नॉन कोविड सर्विसेज चलाते रहें, जरूरी है कि हम कम्युनिटी को मोबिलाइज करें, रूट कॉज पर कंटिन्यूड बेसिस पर हमारा काम रहे कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करें, टेलीमेडिसिन का सदुपयोग करें और वैक्सीनेशन पर हमारा उसी तरह से एफर्ट्स बना रहे। आज जरूरी है, फोकस एरियाज क्या रहे हैं हमारे सामने, जरूरी है कि हर जिला, हर स्टेट, नेशनल लेवल पर हम कंटिन्यूड बेसिस पर वीकली पॉजिटिविटी रेट को मॉनिटर करें, और जहां पर भी 10% से अधिक पॉजिटिविटी है तो हम कम्युनिटी के साथ एंगेज करें, उनसे बात करें और इंश्योर करें कि हमारे कंटेनमेंट एफर्ट्स ऐसे हों कि हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकें। इससे पहले भी हमने कहा है कि इस पर्टिकुलर बीमारी में कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है, यह बीमारी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को जाती है। तो जरूरी है कि अगर हम एक दूसरे से आइसोलेशन में रहना सीख लें उस समय पर जबकि हमें कोई सस्पेक्ट केस हो, तो हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकते हैं। दूसरी जरूरी है कि अब हम रूरल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में, टीयर 2 और टीयर 3 टाउन में जहां केसेस पाए जा रहे हैं, वहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करें। हमारी आशाज, हमारी एएनएम्स, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर, हमारे पंचायती राज फंक्शनरीज, हमारे वह वॉलंटियर जो हमें सपोर्ट दे रहे हैं, उनकी सहायता लें और जरूरी सेटअप को बनाएं ताकि हम केसेस को मैनेज कर सकें। इससे पहले हमने कई बार बात की है कि टेस्टिंग, पर्टिकुलरली रैट टेस्टिंग को ग्रामीण प्रांतों में बढ़ाया जाए, जो हमें हेल्प करेगा क्विक आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन में। साथ ही हम होम आइसोलेशन केसेस की मॉनिटरिंग की पद्धति को ढंग से मॉनिटर करें, इंश्योर करें कि सारे होम आइसोलेटेड केसेस एज पर नॉर्म्स फॉलो किए जाएं। साथ ही जरूरी है कि हमारा एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन का कार्य करता रहे। इसी तरह से जरूरी है कि हम हॉस्पिटल एडमिशन के प्रोसेस को स्ट्रेंथन करें, उसको सीमलेस बनाएं। एक, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हाईलाइट भी किया कि जरूरी है कि जब हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो पेशेंट के प्रोसेसेस इतने स्मूथ हो, गवर्नेंस मैकेनिज्म इतना स्मूथ बनाए कि एक पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिशन के लिए एक डैशबोर्ड के थ्रू कितने हॉस्पिटल्स हैं, उनमें कितने बेड अवेलेबल है, और जहां तक संभव हो इवन बेड अलॉटमेंट भी उसके द्वारा किया जा सके। इसके साथ ही जरूरी है केसेस ट्रेजेक्ट्री को समझते हुए समय से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अपग्रेड करते रहें,
ह्यूमन रिसोर्सेज की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते रहें। जन भागीदारी, जन आंदोलन, यह हमारा मेन स्टे होना चाहिए कोविड मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि रूट कॉज पर काम करना है तो हमें इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकना है। उसके लिए हम कम्युनिटी के साथ एंगेज करें, जिस तरह से अब तक सपोर्ट मिला है उसको और सुदृढ़ करें। जरूरी है कि हम वैक्सीन का सदुपयोग करें, वेस्टेज को रोकें, और वैक्सीन सेंटर्स में भी क्राउड मैनेजमेंट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो ताकि वहां एटलीस्ट इन्फेक्शन ना फैले। इससे पहले हमने कई बार बात की है, यह लड़ाई हर स्तर पर मिलकर लड़ने वाली लड़ाई है। संपूर्ण समाज और समस्त सरकार मिलकर जब यह लड़ाई लड़ेगी तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। इसी विषय में इससे पहले भी बात की है, बट टू द रिस्क ऑफ रीट्रेटिंग एंड हाईलाइटिंग बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस, मैं आपसे फिर सबमिट करना चाहूंगा कि इससे पहले भी हमने बात की है कि एक आदमी अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग मेथड को कोई फॉलो नहीं करता तो स्टडीज ने पाया है कि एक महीने में वह करीब 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर वह अपना फिजिकल डिस्टेंसिंग 75% ही कम कर दे तो यह पाया गया उस स्टडी में कि 30वें दिन में वह 2.5 लोगों को ही इन्फेक्ट कर सकता है। यानी कि यहाँ हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल वैक्सीन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल इंटरवेंशन की कहाँ एक आदमी 2.5 लोगों की बजाय 406 लोगों को इन्फेक्ट करेगा, टू दैट एक्सटेंट इन्फेक्शन फैलेगा, केस की सीरियसनेस बढ़ती है और टू दैट एक्सटेंट हमारी केस फेटालिटी रेट भी बढ़ जाता है। इसी के साथ ही कपल्ड विद दिस एक्टिविटी इज द यूज ऑफ मास्क। जैसे कि और स्टडीज में इससे पहले पाया गया है कि अगर 6 फीट की दूरी भी रखें लेकिन इन्फेक्टेड पर्सन और नॉन इन्फेक्टेड पर्सन दोनों ही मास्क ना पहने तो 90% रिस्क है कि वह ट्रांसमिट करेगा, इन्फेक्शन फैलेगा। लेकिन अगर 6 फीट की दूरी रखते हुए 2 लोग बोथ कोविड पॉजिटिव और कोविड नेगेटिव पर्सन वह अगर मास्क पहने तो इन्फेक्शन का रिस्क नेग्लिजिबल हो जाता है। हम आपके द्वारा फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, फिर से विनती करना चाहेंगे कि हमारे बहुत सारे मेजर्स में ये एक बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है कि जिसके द्वारा हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकते हैं। जरूरी है कि हम मीडिया द्वारा ही, हमारे मीडिया के जो फ्रेंड्स हैं उनके द्वारा ही किसी की भी एक स्टडी को आपके सामने रखें, जिसमें उन्होंने 2000 लोगों को 25 सिटीज में जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि जब हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए मास्क की बात भी करते हैं तो उस स्टडी में उन्होंने देख के नोट किया और हाईलाइट किया कि आज भी देश के 50% लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। जो पहनते हैं, यानी कि जो 50% लोग मास्क पहनते हैं उसमें से 64% लोग माउथ को कवर करते हैं लेकिन नोज को नहीं कवर करते। कुछ लोग उसको चिन पर लगा कर रखते हैं, कुछ लोग मास्क को गले पर लटका कर रखते हैं। केवल 14% उस 50%, यानी कि करीब केवल 7% लोग ही देश में जिन्होंने प्रोसेस तो शुरू किया लेकिन वो उसको तरीके से कर रहे हैं। आज जरूरी है हम आपके द्वारा फिर से विनती करें कि जो गाइडलाइंस हमारी हैं, इससे पहले हमने कई बार कहा है इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। आप 90% एफर्ट कीजिए, आप 10% एफर्ट मत कीजिए, आपका आउटपुट 0 है। आप 99% एफर्ट कीजिए, आप एक पेशेंट को छोड़ दीजिए जो प्रिकॉशन ना ले तो वह सिंगल केस फिर से पूरे एरिया में इन्फेक्शन फैला सकता है। तो जरूरी है कि हम गाइडलाइंस को फॉलो करें। बीमारी हमें समझ में आती है, बीमारी की गाइडलाइंस हमें समझ में आती है। आज चैलेंज है कि हम बिना थके, बिना हारे उस इंप्लीमेंटेशन पर अपना फोकस बनाए रखें। इसी के साथ ही आज जरूरी है कि हम अपने देश को 2 भागों में समझ सकते हैं। कुछ ऐसे एरियाज हैं जो रिलेटिवली कम अफेक्टेड हैं, तो जरूरी है कि उन एरियाज को हम प्रिजर्व करके रखें, वहां पर इन्फेक्शन को ना फैलने दें। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर इन्फेक्शन का स्प्रेड बहुत हाई है, वहां जरूरी है कि हम स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर करें ताकि हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकें। यह मिलकर लड़ने वाली लड़ाई है। हम आपके द्वारा फिर से विनती करते हैं कि एक कंबाइंड वे में हमें इस पे एफर्ट करते रहना है ताकि हम इस लड़ाई को जीत सकें। धन्यवाद। डॉक्टर भार्गव जी। Thank you, Love. Can I have my presentation, please? Okay, yeah. So, as has been highlighted by Love, that things seem to be settling a little bit. However, we have to maintain our strict vigil and also maintain our strict containment. Yes, as Love has said that we have the things are improving slightly, but still we are in the midst of the second wave, and we have to maintain our strict vigil and strict control. And all those districts which are more than 10% positive will have to have some sort of a
serious local containment so that we can break the chain of the transmission of the virus, as has been given in the examples of Durg and other cities. So here I will talk a little bit about how this pillar of testing has worked during the second wave, and I will talk a little bit about. So we know that India is facing a massive upsurge of COVID-19 cases, and we know that the weekly test positivity rate is 15% for May 13 to May 19th. Early testing, isolation, and home-based care is the key. So how do you do early testing? How do you get the early result? Is by rapid antigen tests. Rapid antigen tests, we have a capacity of about 17 lakhs per day, and we have RT-PCR capacity of 12 to 13 lakhs per day. Laboratories do the RT-PCR are taking some little extra time, because despite infection among laboratory staff, performance is still being maintained. They're taking sometimes 2 days, but they should ideally give the result within 24 hours. Therefore, we request that more of rapid antigen tests be done, because there you can get the result immediately. When the positivity rate is high in the city, in the district, in the country, in the village, then you can rapidly isolate those who are positive. So that is the purpose of the rapid antigen test. Now here I would like you to critically look at this testing curve which is there. More important to know that on May 18th and May 19th, we have done more than 20 lakh tests. That is more than 2 million tests, which is one of the highest tests ever done. If you look at middle of February or early March, we were doing about 8 lakh tests. And we have increased the test 8 lakh to 20 lakh tests, which is about 2.5 times. Yet our positivity percentage has fallen from 23% to 13% today. So that is, testing has to be increased. Testing has to be increased. You have to get it down to 5% positivity. The number of tests has to keep on increasing till you come to 5% positivity. So that is why we are now doing 20 lakh tests. Our target is to do 25 lakh tests by the end of this month and 45 lakh tests by the end of June, and I will talk about that a little bit. So this is 8 lakh tests in March, April, and in the beginning of April it was 8 lakh tests, and then it became 20 lakh tests. Now COVID testing network, we have now 2553 COVID laboratories which are established across the country over the last 16 months. We are continuing to establish those labs. The Medical Council have said that all medical colleges have to have that. A Gazette notification on 9th of June last year, and now all medical colleges, government, private, about 600 of them, all have these molecular testing laboratories. And a total of 2,553 COVID testing laboratories are there, with more than 7,000 RT-PCR machines, with more than 3,800 TrueNat and CBNat machines, and then we also have 12 high-throughput machines which are installed in different parts of the country. If you look at the map of the country, you can find those red dots, that labs are established even in difficult terrains, Northeast, Leh, Ladakh, Lakshadweep, Andaman Nicobar, and we have done more than 30 crore tests on 7th May, and today more than 32 crore tests have been done. So during this second wave, what we have done is that we have rationalized the RT-PCR test. Because people were falling sick in the laboratories, we had to increase the number of tests suddenly. So we have rationalized the RT-PCR test, and we had discussed that last time. We have increased the RAT testing for early detection, isolation, and home care. So early detection is the key, so that you can isolate the individual and be able to do home care, because 80 to 90% of the people can be treated at home. COVID-19 tests approved by global agencies have been approved by the DCGIs. And last point, which I had mentioned last time that we will talk about, is home testing as well. So in large cities, we are focusing mainly on RT-PCR, and that is the standard test which we have been using because the lab has been established. But in district levels, we have the workforce, and the backbone of testing has been the TrueNat or the CBNat. And in rural areas or in field level areas, the rapid antigen test, which is a strip the result in 15 minutes, is the backbone of testing, and that should be encouraged in rural areas and districts. So during the second wave, we have to increase the RAT testing. We have written to all the chief secretaries of all the states, and they have acted upon it. Multiple 24/7 RAT booths to be set up in cities, towns, villages.
RATs to be allowed at all government and private healthcare facilities. No accreditation is required for RAT testing. RAT booths to be set up with the community in schools, colleges, community centers, residence welfare offices, etc. And all RT-PCR RAT test results should be uploaded to the ICMR portal. More important, when you set up temporary RAT facilities in schools, colleges, community centers, maintain social distancing should be ensured during that time, otherwise it will become a super spreader problem. So for rural testing, we have encouraged that testing at all primary health centers, community health centers, sub-centers, which are 1,87,601. So testing modality is RAT in all these, and they can be done in the primary COVID care, or one mobile for 10 villages can carry these RAT tests and do the testing in up to 10 villages per day, so that this can be done rapidly, and those who are testing positive be isolated immediately, and those who are negative and still symptomatic, their samples need to be sent for RT-PCR testing, so that will have to go to a facility. But if the positivity rate is high, then RAT will be able to isolate them very fast. So daily augmented projections, we are now we are doing about anywhere between 16 to 20 lakh tests this week, and as I mentioned, on 19th and 20th, it was more than 20 lakh tests per day. We are aiming to achieve a capacity, we have a capacity of about 25 lakh tests for up to the end of the month, and up to the end of next month, we can have the capacity for up to 45 lakh tests, because that ICMR has approved more than 105 RAT rapid antigen test companies, approved 41 of them, and 31 of them are indigenous, and 12 of them are available on GEM, and more are going to be available on GEM. So these are all available. All the states have placed their orders, all the states are getting them, and they are using them rapidly for enhancing the testing in the state. Now home testing, this is an advisory which we have issued for home testing for COVID-19, and this there is one company which has already made the application. 3 are in the pipeline. Hopefully within a week we should have another 3 companies which would. So home testing, I'll explain. Step 1 is you buy the test from a chemist shop. You buy the test kit. Step 2, you download the mobile app, you register, and you read the user manual. Step 3, you conduct the test yourself, and step 4, you click the mobile image and upload, and the mobile phone will give the test result. This ensures patient confidentiality. Data is stored in a secure server, and it is linked with ICMR database. So this has been approved, and the guidelines have been put yesterday, and hopefully within 3 or 4 days they should be available in the market, so that home testing can be started rapidly by people. So right from the 16 months of testing, we have gradually empowered testing at every level. Initially, it was only travelers. Then we started doing SARI-ILI patients. Then we started doing all hospitalized patients, all travelers. Then testing on demand. And finally, now we have home testing available for everyone. Thank you so much. We will now take a few questions. The test kit, they have, I think, said that this is available for 250 rupees at the moment. But it will depend on the company to company. Yeah. Number 104. देखिए, म्यूकरमाइकोसिस को एक नोटिफाइबल डिजीज़ के रूप में एपिडेमिक एक्ट में उसका जो ऑर्डर इशू किए जाएं, उसके लिए स्टेट से हमने कल ही एडवाइस की है। जैसे कि इससे पहले भी कुछ मीडिया फ्रेंड्स ने हमारे से पूछा था उस बारे में, तो उसके थ्रू हमने कहा है कि जिस भी हॉस्पिटल में अगर कोई म्यूकरमाइकोसिस का केस आए, तो पहला इशू है उसमें तो नोटिफाई किया जाए, उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ को, गवर्नमेंट की पब्लिक हेल्थ नेटवर्क को बताया जाए, ताकि हम उसको कंसोलिडेट कर सकें। दूसरा, उसके साथ ही उससे रिलेटेड स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू की हैं, उनको फॉलो किया जाए। तीसरा विषय, जैसे कि आपको पता है कि कुछ हॉस्पिटल्स में जैसे केसेस आ रहे हैं, उनको ओवरऑल कंसोलिडेट करने के लिए हमने कोविड इंडिया पोर्टल जो हमारा है, जिसमें कि हम स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट से डेटा मांगते हैं,
उसमें भी वह फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि ताकि जिला स्थाई पर ही स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिस में डेटा भर सके ताकि हम उसे ओवरऑल कंपाइल कर सकें। 31। सर डीआरडीओ ने दोनों 31 है सर, मैं ही पूछ लेता हूँ सर। डीआरडीओ ने जो 2DG जो लॉन्च किया था कोविड की दवा, उसका क्या ट्रायल शुरू हो चुका है? अब तक कितने लोगों पे ट्रायल किया जा रहा है और क्या कुछ इनिशियल कुछ सक्सेस उसका रेट आया? और ये भी दावा किया जा रहा है, कुछ डॉक्टर्स के ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं कि अगर आप 3 खुराक लेते हैं तो उसके बाद ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। और सर कुछ डॉक्टर जो हैं, उसमें नामी डॉक्टर भी है, नामी हॉस्पिटल भी हैं, उन्होंने ये दवा लिखनी भी शुरू कर दी है पेशेंट्स के लिए। 2DG DRDO की दवा है जिसको 2-डिऑक्सी ग्लूकोज कहते हैं। इसको सूडो ग्लूकोज कहते हैं, जिसमें वो सेल के अंदर चला जाता है और सेल समझती है कि ये ग्लूकोज है और उसको कंज्यूम करती है और सेल डेथ हो जाती है। तो ये इसका मैकेनिज्म है। इस पे कुछ एक स्टडी DRDO ने की है जो DCGI में प्रेजेंट हुई है और उसके बेसिस पे उसको अप्रूवल मिला है। और ये पहले ये नई दवा नहीं है, ये रीपर्पस दवा है। ये पहले कैंसर में भी यूज़ हुई है और इसका प्रयोग किया गया है कई चीज़ों में। तो इस स्टडी का जो जैसे जो अभी तो पब्लिश नहीं हुई है, मगर इस स्टडी का रिजल्ट्स को हम लोग एनालाइज करके फिर इसके बारे में बता सकते हैं। उस ट्रायल के रिजल्ट्स को DCGI को दिया गया है और DCGI अभी पब्लिश नहीं हुआ है, केवल DCGI के साथ शेयर किया गया है। तो जैसे ही हम लोग को रिजल्ट्स मिलेंगे उसको हम लोग उसको डिस्कस करके और उस पर बारे में और टिप्पणी दे सकते हैं। 13, नंबर 13। ये जैसे कोई भी दवा होती है, आप दवा लिख सकते हैं अगर अप्रूव्ड है, क्योंकि ये रीपर्पस दवा, इट इज़ नॉट अ न्यू मेडिसिन। न्यू मेडिसिन को लिखने में आपको परमिशन, बट सिंस इट इज़ अ रीपर्पस मेडिसिन इट कैन बी रिटन। नंबर 13। सर मेरे 2 सवाल हैं दोनों महानुभाव से। एक सवाल तो ये कि लव जी से सवाल ये है कि जब घोड़ा डॉक्टर और जितने पशुओं के डॉक्टर हैं उनको सरकार लगा रही है चिकित्सा कार्य में, तो जो FMGS वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्यों नहीं लगा रही? क्या उनको लगाने की कोई स्कीम है क्या? और साथ ही DGICMR भार्गव साहब से सवाल ये है कि प्लीज लिमिट योर पटना मेडिकल कॉलेज में इसको लेकर व्हाइट फंगस की कोई प्रॉब्लम है, तो उसको लेकर वो क्या सरकार के निगाह में? देखिए फंगल, मैं सवाल का जवाब देता हूँ आपका। जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, ये बहुत फंगस जो होती है वो ग्रो करती है जहाँ एनवायरनमेंट थोड़ा मॉइस्ट हो, थोड़ा डैम्प हो, तो वहाँ पे ग्रो करती है, क्योंकि स्पोर्स उसके फंगस के होते हैं जो स्पोर्स सर्कुलेट करते रहते हैं और वो ग्रो करते हैं। यदि इम्यूनिटी डिप्रेस्ड है इंडिविजुअल की तो वो फंगस ग्रो करेगी। यदि शुगर उसको मिल रही है वहाँ पे तो ग्रो करेगी। तो इसीलिए हम लोग ने जैसे देखा है कि कोविड-19 के जो मरीज़ जिनको डायबिटीज़ है, जिनकी शुगर नहीं कंट्रोल्ड है, जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, जिनको कोई इम्यून सप्रेशन दवा मिल चुकी है जिससे इम्यूनिटी उनकी कम हो गई है, सारी इम्यून सेल्स कम कर दी गई हैं, और जिनको डायबिटीज़ नहीं हो गई है, क्योंकि ये भी देखा जा चुका है कि कोविड-19 के वायरस पैनक्रियाज में भी जा सकते हैं और शुगर को बढ़ा सकते हैं। ये भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हुए हैं। तो इसलिए डायबिटीज़, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल में फंगस ग्रो कर सकती है, और यही हम लोग ने देखा गया है कि म्यूकरमाइकोसिस जो कोविड-19 के मरीजों में देखा गया, जो डायबिटिक्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मरीज थे उनमें देखा गया, और इसका इलाज जो है वो एम्फोटेरिसिन बी है। और ये देखना है कि शुगर कंट्रोल रहे, कॉर्टिसोन का डोज बिल्कुल सही दिया जाए, कंट्रोल करके दिया जाए। ज़्यादा कॉर्टिसोन का डोज हो, ज़्यादा इम्यूनो सप्रेसेंट हो जाए तो फिर बढ़ सकती है ये। फंगस का कलर डिपेंड करता है उसके ग्रोथ पे, तो उसमें तो वाइट फंगस भी होती है, ब्लैक फंगस भी होती है, बट ये जो म्यूकरमाइकोसिस है, जो म्यूकर जो है वो काले रंग की है। तो सर वैसे तो मैं आपका क्वेश्चन पूर्णतः समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन जितना समझ में आया मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपका मुख्य प्रश्न ये है कि जब हम कोविड-19 से डील कर रहे हैं तो हमारी HR के इश्यूज़ को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। उसके लिए आप लोग को हमने इससे पहले भी बताया, एक निर्णय लिया गया था कि हमारे जो नीट के PG के स्टूडेंट्स हैं, नीट के एग्ज़ाम को पोस्टपोन करते हैं, हम उनको कैसे इस्तेमाल करें ताकि हमारी अवेलेबल मैन पावर बढ़ जाए। साथ ही MBBS के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को हम कैसे उनकी हेल्प ले सकते हैं ताकि उनके द्वारा हम टेलीमेडिसिन और फॉलोअप एक्टिविटीज़ कर सकें। इसके साथ ही हमने कहा तो जो हमारे BSc नर्सिंग के लोग हैं उनका हम कैसे हेल्प लें।
हमारी एलाइड हेल्थ सर्विसेज के जितने टाइप ऑफ एलाइड सर्विसेज हैं उनको अप्रोप्रिएट कहाँ हम हेल्प ले सकते हैं उस पर काम करें। माननीय प्रधानमंत्री ने इस बारे में कई बार भी कहा है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस पर कार्य भी चल रहा है कि कैसे हम जो अपने एक्स हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको टेलीमेडिसिन या किसी एक्टिविटी में इस्तेमाल करें, जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं या एनजीओ के जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको हम कैसे कंटेनमेंट ऑपरेशन में इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से जितनी भी मैन पावर, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई है, काफ़ी समय से चल रही है और हो सकता है काफ़ी और समय चले, तो जो भी हमारे पास ट्रेन मैन पावर जहाँ पर अवेलेबल है उसका अप्रोप्रिएट यूजेज हमने ऑलरेडी सबको कहा है, उसके तहत ही हम काम कर रहे हैं। Number 19, please. Questions may be limited to one so that more questions can be taken. Repeat questions on the same thing is you're taking away the time for other people. So kindly stop. We take one last question, number 19. सर, आज प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के ऑफिस से एक बात आया है कि 10 मीटर एरोसोल में वायरस रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? क्या 10 मीटर वायरस हवा में रह रहा है या कितनी? पहले 2 गज की दूरी की बात होती थी, तो क्या अब 10 मीटर की दूरी की बात होगी? देखिए ये इसका वायरस का कैसे प्रोपोगेट करता है ये इवॉल्विंग साइंस है, हम लोग समझ रहे हैं इसका धीरे धीरे। पहले ये समझा जाता था कि केवल ड्रॉपलेट होती हैं, जो ड्रॉपलेट 1-2 फीट जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। फिर ये देखा गया कि कुछ माइक्रो ड्रॉपलेट भी हो सकती हैं जो सस्पेंडेड रह सकती हैं सर्कुलेशन में, एयर में, कम से कम 2-3 घंटे तक। कुछ स्टडीज़ ने कहा है कि 3 घंटे तक माइक्रो ड्रॉपलेट सर्कुलेशन में रह सकती हैं। तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो हम लोग बताते हैं ड्रॉपलेट के लिए 2 गज की दूरी मेंटेन रखना ज़रूरी है और विंडोज़ को खोल के रखना, बढ़िया एरेशन हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो कमरे का। और ये तो हम लोग को वास्तु में भी बताया जाता है कि सूरज और हवा आना जरूरी है। Thank you, gentlemen. Just explain to us one issue about the vaccine that you have said now should be given after those who have got positive. Dr. Guleria had said earlier it should be only 4 weeks. Now you have come up with some new committee which says 3 months. This changing policy makes it very difficult for the government to I'll explain you. It is very clear. The vaccine, we have again, as I mentioned, vaccines have first come on used in this world from 15th of December. They are very new. We are all understanding. Everyone is learning. There are trials going on. There is things. It is an evolving science. For the we also know that if I get COVID-19 today, I will maintain antibodies for several months. Some say 7 months, some say 9 months. That is also evolving. So taking into consideration that once you give first dose, with Covaxin, with the first dose, you do not achieve much of antibodies. It achieves after the second dose. With Covishield, with newer studies, we have shown that their antibodies achieve with first dose also achieve good levels of antibodies. So we looked at all the data, and there are 3 committees, which is the COVID working group, the National and NEGVAC, and the National Technical Advisory Group on Immunization. And we had several discussions. We also had the inventors of the vaccine also participate in the discussion. It was very clearly decided that for Covishield, the first dose and the second dose may be given up to 12 weeks. For Covaxin, it has to be given after 4 weeks. That is very clear. Similarly, if you have taken 1 dose and you have developed COVID, then once you have had COVID, then again you have antibodies which will persist for 7 to 9 months. So we have said that you take it after 3 months to keep it simple for everyone. 3 months, 3 months, 3 months. But Dr. Guleria said 4 weeks. Now you are thinking that. So why do you keep thinking from the same plan? 4 weeks was for Covaxin. And for Covishield, it is 12 weeks. Okay.